भारत की सभ्यता और इतिहास को भारतीय नजरिए से जानने और समझने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शशि रंजन कुमार की हाल ही में नई किताब प्रकाशित हुई है। द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन नाम की इस किताब में प्राचीन भारतीय सभ्यता की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया गया है। शशि रंजन कुमार से उनकी इस किताब के बारे में विस्तार से बातचीत की है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। काफ़ी लंबे अरसे तक भारत की सभ्यता और भारत के इतिहास को विदेशी दृष्टिकोण से जाना और समझा गया है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव को बदलने और भारत के इतिहास को भारत के नज़रिए से जानने और समझने के मकसद से शशि रंजन कुमार लेकर आए हैं अपनी किताब द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन। हम आपको बता दें कि शशि रंजन कुमार एक सीनियर सिविल सर्वेंट हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे उनकी इस किताब के बारे में। सर, आपकी ये जो नई किताब है द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन, ये किस संदर्भ में लिखी गई है और इसमें हिंदू सिविलाइजेशन से क्या तात्पर्य है आपका? मेरी कोशिश इस पुस्तक में यह रही है कि हमारे प्राचीन काल में और पूर्व मध्य काल में अपनी उपलब्धियों का सही आकलन कर सके। न उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा जाए और न ही उनको कमतर करके आंका जा सके। और इस क्रम में मैंने कुछ विषयों पर बात की है जी। उन विषयों में मैंने रखा है खगोल शास्त्र को या खगोल विज्ञान जिसे हम कहते हैं, गणित, सौंदर्य शास्त्र, अर्थशास्त्र। इन सब विषयों में हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं और जो विश्व में जो दूसरी सभ्यताएं थी, जैसे कि ग्रीस और रोम की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता, उससे मैंने इसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी पेश किया है जी। तो मेरी मंशा यही रही है कि हम अपने अतीत को सही जान सकें, उसकी उपलब्धियों पर गर्व कर सकें और उसकी कमियां क्या थी, उस कमियों को आगे दूर करने की कोशिश करें। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे आपके नज़रिए से कि उस प्राचीन भारतीय सभ्यता के पतन के पीछे क्या वजहें रहीं जिन्हें एक समय बौद्धिक प्रतिभा और आध्यात्मिक समझ के लिए जाना जाता था। जब विदेशी आक्रांता भारत में आए और जब उन्होंने भारत पे राज करना शुरू कर दिया, तो बौद्धिक विकास के लिए जो संस्थाएं होती हैं, जिन संस्थाओं से बौद्धिक विकास होता है, और भारत में वो संस्थाएं क्या थी? वो बौद्ध विहार थे, वो मंदिर थे, वो मठ थे और व्यक्तिगत स्तर पर राजा का दरबार होता था जहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को प्रश्रय दिया जाता था, उनको प्रोत्साहन दिया जाता था। तो जब वो इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, उनको नष्ट कर दिया गया, तो जाहिर है कि हमारा बौद्धिक विकास रुक गया और हमारा पतन प्रारंभ हो गया। तो हमारे पतन के पीछे हमारा गुलाम हो जाना और विदेशी आक्रांताओं से हार जाना, यही कारण मूल में रहा है। आपने बोला कि जो विदेशी आक्रमण हुए उस वजह से पतन हुआ, तो क्या ये जो सभ्यता, संस्कृति, हमारे समाज, हमारी पॉलिटिक्स का ये जो पतन, उसके लिए केवल जो एक्सटर्नल फोर्सेस या बाहरी ताकत ही जिम्मेदार थे या कुछ जो अंदरूनी जो विभाजनकारी तत्व, आंतरिक तत्व थे, वो भी इसके पीछे एक वजह थी? देखिए, इतने लंबे अरसे तक आप गुलाम रहे, हम गुलाम रहे और इस बीच में कई विदेशी लोग आए और हम प्रशासन करते रहे, तो कोई एक कारण तो हो नहीं सकता है, कई कारणों से ये हुआ। और मैंने फिर इस पुस्तक में विस्तृत रूप से ये चर्चा की है कि युद्ध में हारने के कारण क्या क्या रहे, तो उसमें तकनीक भी कारण रही। फिर टैक्टिक्स एक बहुत बड़ा कारण था। हमारा जो युद्ध करने का तरीका जो ऐसा था, वो उसमें कोई डिसेप्शन नहीं था। अगर आप 1191 का तराई का पहला युद्ध और 1192 का तराई का युद्ध के पढ़े हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 1191 के तराई के युद्ध में पृथ्वीराज ने नंबर से, संख्या बल से और वीरता से, साहस के साथ पराजित कर दिया मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी भाग खड़ा हुआ, लेकिन जब वो दूसरी बार आया तो वो समझ गया कि आप कैसे लड़ाई लड़ते हैं, तो वो आपके सामने लड़ने ही नहीं आया। उसने ये निर्देश दिया कि घोड़ों की 4 टुकड़ियों में बांट करके उसने कहा कि इन पर तीर छोड़ते रहो, दूर से ही तीर छोड़ो, जब भी आपको सामने लड़ने के लिए आए आप रिट्रीट कर जाओ, पीछे चले जाओ। और ऐसे करते करते आधे दिन में उसने हमारी सेना को
पृथ्वीराज की सेना को थका दिया, और जब ये थक गए तो एक 5वीं जो टुकड़ी उसने घोड़ों की रखी हुई थी उस पर उन्होंने छोड़ दिया और युद्ध हार गए। तो टैक्टिक्स भी रीजन था। ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री सिर्फ नंबर से भी नहीं होता ना, संगठन होने चाहिए आपके पास। संगठन की क्षमता होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी तो आप युद्ध लड़ पाएंगे। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं रेखांकित करना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए, वो ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि बाहर के लोग तो यहाँ पर आ करके हमको हमारा अध्ययन करते रहे, और इसकी एक पुरानी लंबी परंपरा है। मेगास्थनीज से शुरू होते हुए, फाहियान से चलते हुए, शुआनजांग, ईजिंग, ये सब लोग आते गए, इब्न बतूता, मार्को पोलो, सब ने आके भारत के बारे में लिखा। लेकिन आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो भारत से बाहर गया हो और बाहर जा करके दूसरे देश कैसे हैं, उनकी जलवायु कैसी है, उनका भूगोल कैसा है, वो क्या करते हैं, उनका धर्म क्या है, उस पर कोई किताब लिखी हो आकर के। तो हम एक तरह से समझे कि बाहर के मामलों में बिल्कुल ही अंधे थे, बिल्कुल हम जानते ही नहीं थे। यहाँ से लोग गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से व्यवसाय करने के लिए लोग गए, यहाँ से मिशनरीज गए जो बुद्ध धर्म का प्रचार करने गए, यहाँ से वैज्ञानिक भी गए, इसका भी प्रमाण है। लेकिन कोई एक्सप्लोरर जिसे कहते हैं, भारत से एक भी आपको नहीं मिलेगा जो एक्सप्लोरर गया हो दुनिया में और जाकर के वहाँ के बारे में आकर के लिखा हो। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। अच्छा सर, आपकी इस किताब में एक चैप्टर हमने देखा, हिंदूज बिकेम लाइक एटम्स ऑफ डस्ट, जिसमें आपने बताया है कि कैसे इस्लामी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत की संस्कृति और सभ्यता के पतन के पीछे ये जो इस्लामी आक्रमण कितना बड़ा फैक्टर रहा? असल में ये कथन अल-बिरूनी का है, क्योंकि अल-बिरूनी जब मोहम्मद गजनी के साथ भारत में आया तो यहाँ पर वो रहता था और रह करके भारत के बारे में किताब लिखी, किताबुल हिंद। उस किताब में महमूद के आक्रमण का क्या असर हुआ उसका जिक्र करते हुए उसने ये बात कही है कि हिंदूज बिकेम लाइक एटम ऑफ डस्ट। तो उसने छिन्न भिन्न कर दिया कई जगहों पर, 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किए। उसका असर इसमें रहा कि जब यहाँ पे मुसलमानों का राज जब हो गया तो उसके बाद जो हमारे अध्ययन जो होता था और हमारे मंदिरों में, हमारे मठों में, हमारे विहारों में, जैसे आप जानते ही हैं कि नालंदा जो हमारा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जगदल्ला यूनिवर्सिटी थी और कई यूनिवर्सिटी थी, जब वो तहस नहस हो गए तो हमारा बौद्धिक क्षय वहीं से प्रारंभ हो गया। हम लोग के देश में काफ़ी चर्चा होती है आइडिया ऑफ इंडिया की, तो आपकी किताब में जो द आइडिया ऑफ भारत का जिक्र किया गया वो क्या है आइडिया ऑफ भारत? मैंने यह कहने की कोशिश की है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है, इट्स ए री इन्वेंशन ऑफ ओल्ड आइडिया ऑफ भारत। ये इन्वेंशन नहीं है जैसा कि कुछ बुद्धिजीवी मानते हैं, ये री इन्वेंशन है। इट इज ए री इन्वेंशन ऑफ ओल्ड आइडिया ऑफ इंडिया। विदाउट द आइडिया ऑफ भारत देयर कैनॉट बी आइडिया ऑफ इंडिया। और भारत की परिकल्पना जो है बहुत पुरानी रही है। प्राचीन काल में आप पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द हैं जो हमने अपने देश के लिए कहते आए हैं, जैसे आर्यावर्त, फिर भारतवर्ष। तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे इस आइडिया का धीरे धीरे विकास होता है। और पहले आर्यावर्त जो बौधायन के धर्मसूत्र में जो आर्यावर्त था और जो फिर वशिष्ठ के धर्मसूत्र में जो आर्यावर्त था वो अलग है। मनु के आते आते धर्मशास्त्र में जो फिर हमारी जो परिकल्पना बन गई, जो हमारा परिभाषा बन गई भारत की, वो ये है, मैं उद्धृत करना चाहूँगा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तब तक यह बात फिक्स हो गई कि भाई समुद्र से उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वही भारतवर्ष है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय कहलाते। आपकी किताब में द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन, तो इससे तो पता चलता है कि विदेशी शासन के दौरान हमारे सभ्यता का पतन हुआ। तो जो हिंदू सिविलाइजेशन का जो उत्थान है वो कब से फिर शुरू हुआ? अब फिर हम वापस आगे बढ़ रहे हैं। जब से हमें आज़ादी मिली
स्वतंत्रता के बाद हम अपने खोए हुए गौरव को वापस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18